हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 4th लेसन मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसमें पिछली क्लास में हमने कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ चुके हैं। हम लोग राजनीतिक उपलब्धियों में आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके जो प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, इतिहास में उसकी राजनीतिक उपलब्धियों से ज्यादा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का ज्यादा महत्व है और उसी के कारण उसको ज्यादा याद किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कुंभा की उपाधियां, कि कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई। ओके, तो कुंभा की 4 से 5 उपाधियां आपको याद रखनी है। वो सारी उपाधियां, नाम याद रखनी, उपाधियां याद रखनी, और उपाधियां क्यों दी गई वो उसके कारण भी आपको याद रखने। ओके, तो सबसे पहली जो उसकी उपाधि है कुंभा की, वो है हिंदू सुल्तान। अभी 2020 में 1 नंबर के क्वेश्चन में यह आया था कि कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि क्यों दी गई या हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है। तो कुंभा को हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? मुगल शासकों को पराजित करने के कारण। मुगल शासकों को पराजित करने के कारण या उन पर विजय प्राप्त करने के कारण हिंदू सुल्तान कहा जाता है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कुंभा के द्वारा किन मुगल शासकों पर विजय प्राप्त की थी। हमने उसकी राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि उसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, तो पहला मुगल तो कौन था? महमूद खिलजी प्रथम पर उसने विजय प्राप्त की थी। और दूसरा आपको नाम याद रखना है, गुजरात का सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन। इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के कारण कुंभा को हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। ओके, दूसरी उपाधि आपको याद रखनी है, युद्ध में स्थिर बुद्धि। युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहा जाता है उसको? युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता है कि वह केवल योद्धा ही नहीं था, योद्धा के साथ कला प्रेमी व विद्यानुरागी शासक था। ओके, कि केवल योद्धा ही नहीं था, विद्यानुरागी और कला प्रेमी शासक भी था, इसलिए उसको युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तीसरी और चौथी उपाधि, 2 उपाधियां जो है वह ये प्रमाणित करती है कि वह संगीत का ज्ञाता था, संगीत प्रेमी था। तो 1 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि कुंभा एक संगीत प्रेमी था या संगीत का ज्ञाता था, इसकी उपाधियां कौन सी किससे प्रमाणित होती है, ऐसी उपाधियां बताइए। तो 2 उपाधियां आपको याद रखनी है, ठीक है ना। पहली उपाधि याद रखनी है आपको, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। और दूसरी आपको याद रखनी है, वीणा वादन प्रवीणेन। वीणा वादन प्रवीणेन यानी वीणा बजाने में निपुण। वह वीणा बजाने निपुण था। इसकी जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ से। ओके, ये दोनों उपाधियां उसकी किस लिए है? संगीत ज्ञाता होने के कारण। ठीक है। 5वीं और लास्ट उपाधि जो आपको याद रखनी है वो उसकी उपाधि थी राणो रासो। कौन सी उपाधि थी? राणो रासो। तो कुंभा को राणो रासो की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि वह विद्वानों का संरक्षक था। विद्वानों का संरक्षक। ओके, तो ये 5 उपाधियां आपको याद रखनी है। पांचों की पांचों उपाधियां किसको दी गई थी? महाराणा कुंभा को। कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी भी शासक में, ठीक है ना। उपाधि सबकी याद रखनी, किस शासक की कौन सी उपाधि है। ओके, तो ये 5 उपाधियां याद रखनी है। एक बार वापस रिपीट करिए उपाधियों के नाम में आपको। सबसे पहले हो गई हिंदू सुल्तान, मुगल शासकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। युद्ध में स्थिर बुद्धि, योद्धा के साथ कला प्रेमी और विद्यानुरागी शासक होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीण, संगीत ज्ञाता होने के कारण। और राणो रासो, विद्वानों का संरक्षक होने के कारण। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
कुंभा जो था वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, ठीक है ना, उच्च कोटि का विद्वान था, यानी उसके स्वयं के द्वारा काफी सारे ग्रंथों की रचना की गई। ओके, तो महाराणा कुंभा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी, उसके द्वारा क्या क्या कार्य, कौन कौन सी रचनाएं की गई साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो महाराणा कुंभा के द्वारा 4 प्रमुख ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, सबसे पहला आपको याद रखना है संगीत राज, दूसरा आपको याद रखना है संगीत मीमांसा, तीसरा आपको याद रखना है संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, और चौथी उसका ग्रंथ या उसकी रचना है वो है सूड प्रबंध, ठीक है। इन चारों ग्रंथों की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई, महाराणा कुंभा के द्वारा की गई। अब आपको ध्यान रखना है उसके द्वारा जिस संगीत राज की रचना, ये 5 भागों में विभक्त है। सबसे पहला भाग याद रखना है आपको पाठ रत्न कोश, सेकंड है गीत रत्न कोश, तीसरा भाग है इसका वाद्य रत्न कोश, सारा संगीत से संबंधित है, ठीक है ना, और नाम से ही पता चला है सारी संगीत की रचनाएं हैं। ओके, चौथा है नृत्य रत्न कोश, और 5वां और अंतिम भाग है इसका रस रत्न कोश। ओके, ये तो हो गई इसकी प्रमुख रचनाएं। अब इसके अलावा भी उसके द्वारा काफी सारी टीकाएं लिखी गई, व्याख्याएं की गई, ठीक है ना। ये प्रमुख तो 4 आपको याद रखना है, संगीत राज के 5 भाग याद रखने हैं। इसके अलावा अन्य रचनाएं, अन्य में आप क्या याद रखोगे कि उसके द्वारा प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है कि गीत गोविंद की जो रचना की गई है जयदेव के द्वारा, जयदेव का जो ग्रंथ है गीत गोविंद, किसका ग्रंथ है ये, जयदेव का, ठीक है। और एक दूसरी रचना आपको याद रखनी है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, जिसकी रचना की है सारंग देव ने या सारंगधर ने, ठीक है ना। इन दोनों पर टीकाएं लिखी गई, किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। ये दोनों तो साथ हो गई टीकाएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है चंडी शतक की उसके द्वारा व्याख्या की गई, चंडी शतक जो ग्रंथ है इस चंडी शतक की उसके द्वारा क्या की गई, व्याख्या की गई। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा के द्वारा मराठी, कन्नड़ और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे गए, मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे गए। और एक लास्ट याद रखना, उसके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार ग्रंथ की रचना। ओके, तो ये हो गई उसकी साहित्य से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं विद्वानों का संरक्षक। अभी हमने उसकी उपाधियां पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि विद्वानों का संरक्षक होने के कारण उसको क्या कहा जाता है, राणो रासो। कौन सी उपाधि दी गई उसको, राणो रासो की उपाधि उसको दी गई, ठीक है ना। उसके दरबार में काफी सारे विद्वान थे, कौन कौन से थे, पहला नाम याद रखना आपको कान्ह व्यास, उसके दरबार का प्रमुख विद्वान, पहला विद्वान कौन था, कान्ह व्यास, जिसके द्वारा किसकी रचना की गई, एकलिंग महात्म्य की, किसकी रचना की गई, एकलिंग महात्म्य की रचना की गई। ओके, दूसरा आपको याद रखना है
मंडन, उसके दरबार का प्रमुख वास्तुशास्त्री जो था वह कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। अब मंडन के द्वारा किस किस की रचना की गई? काफी सारी रचनाएं की गई मंडन के द्वारा, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला है देवमूर्ति प्रकरण। देवमूर्ति प्रकरण। दूसरी रचना आपको याद रखनी है राजवल्लभ। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है प्रासाद मंडन। नेक्स्ट याद रखना है रूप मंडन। नेक्स्ट है वास्तु मंडन। उसके नाम से याद आ जाएगी सारी आपको मंडन मंडन वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखनी है आपको वास्तुशास्त्र। और अंतिम है वास्तुकार। ये सारी रचनाएं जो हैं वह किसके द्वारा की गई? उसके दरबारी जो प्रमुख वास्तुशास्त्री थे मंडन के द्वारा ये सारी रचनाएं की गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मंडन के बाद में अगला याद रखना है मंडन का भाई। मंडन का भाई कौन था? नाथा। मंडन का भाई नाथा। नाथा भी कुंभा के दरबार का था और इसके द्वारा किसकी रचना की गई? वास्तु मंजरी। किसकी रचना की गई? वास्तु मंजरी की रचना इसके द्वारा की गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मंडन का पुत्र। मंडन का पुत्र कौन था? गोविंद। मंडन का पुत्र था गोविंद, वह भी कुंभा के दरबार का था, ठीक है ना। और इसके द्वारा किसकी रचना की गई? इसके द्वारा रचना की गई है, सबसे पहली आपको याद रखनी है उदार धोरिणी। उदार धोरिणी। दूसरा याद रखनी है कला निधि। और नेक्स्ट आपको याद रखनी है द्वार दीपिका। ये तीनों रचनाएं भी किसके द्वारा की गई हैं? मंडन के पुत्र गोविंद के द्वारा। इसमें जो कला निधि है आपको ध्यान रखना है, कला निधि जो है, ये जो कला निधि है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित थी मंदिरों के शिखर। सबसे ऊपर जो शिखर होता है मंदिर की बनावट है, सबसे ऊपर जो गुंबद जैसा जो शिखर होता है, तो मंदिर के शिखर यानी मंदिर कला से संबंधित, मंदिरों से संबंधित सारी रचना, उससे संबंधित जानकारी जो है वह किससे मिलती है? हमें कला निधि से मिलती है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है कवि मेहा। उसके दरबार का एक प्रमुख रचनाकार था कवि मेहा। और कवि मेहा के द्वारा किसकी रचना की गई? कवि मेहा के द्वारा तीर्थमाला की रचना की गई। किसकी रचना की गई? तीर्थमाला की रचना की गई। और इसी तीर्थमाला में कुल कितने तीर्थ हैं? 120 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। ओके, और लास्ट आपको इसमें याद रखना है महाराणा कुंभा की पुत्री। कौन थी महाराणा कुंभा की पुत्री? रमाबाई। रमाबाई कौन थी? कुंभा की पुत्री। और इसका भी संगीत से बहुत अधिक लगाव था, प्रेम था, इसलिए रमाबाई को क्या कहा जाता है? वागीश्वरी। क्या कहा जाता है? वागीश्वरी। मेवाड़ की वागीश्वरी किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को। तो ये सारे विद्वान जो थे महाराणा कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हमने अभी पढ़ा जैसे वह स्वयं भी विद्वान था और उसके दरबार में इतने सारे विद्वान भी रहते थे जो उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं महाराणा कुंभा जो था वह स्वयं एक दुर्ग निर्माता और मंदिर निर्माता भी था। सबसे पहले हम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें छोटे से पॉइंट ही अपन को याद करना है, ठीक है ना। तो मंदिर में अगर हम देखें सबसे पहले तो कुंभलगढ़ और रणकपुर का जो मंदिर है, कुंभलगढ़ व रणकपुर के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में जो हनुमान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, किसकी मूर्तियां हैं? हनुमान, भगवान हनुमान की मूर्तियां इन मंदिरों में जो स्थापित की गई है, ठीक है ना। इन मूर्तियों को किसके द्वारा लाया गया था?
कुंभा के द्वारा लाया गया था। कहाँ से लाया गया था वह? उसको लेकर आया था सोजत व नागौर से। सोजत व नागौर से लेकर आया था और उन मंदिरों मूर्तियों को कहाँ स्थापित करवाया? कुंभलगढ़ के मंदिर में और रणकपुर के मंदिर में स्थापित करवाया। ओके, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है मंदिरों में, कि उसके द्वारा उसके शासन काल में ही रणकपुर कहाँ पर है? रणकपुर पाली में। रणकपुर कहाँ पर है? पाली में। तो रणकपुर के मंदिर का निर्माण भी उसके शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है ना। अब इसके मंदिर का निर्माता कौन था? कुंभा निर्माता नहीं था, कुंभा ने तो सिर्फ उसकी सहायता की थी, अपनी तरफ से कुछ सहायता कोष प्रदान किया था। तो रणकपुर पाली के मंदिर जो निर्माता है, इसका निर्माता कौन आपको ध्यान रखना है? इसका निर्माता है धरणक शाह, या कहीं कहीं पे हमें धारणक शाह भी मिलता है, जिसने रणकपुर का जैन मंदिर, कौन सा मंदिर है वो? जैन मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और इसको सहायता प्रदान किसके द्वारा की गई थी? महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई थी। ओके, तो ये मंदिरों में हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन याद रखते हैं उसकी दुर्ग। दुर्ग में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी? देखो, दुर्ग निर्माता में बहुत महत्वपूर्ण चीज है दुर्ग निर्माता, इसमें आपको ध्यान रखने हैं कि कवि श्यामल दास जो हैं, कवि श्यामल दास जो है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद किसकी रचना है? कवि श्यामल दास की रचना है। और इस वीर विनोद से ये पता चलता है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग थे। कितने थे? 84 दुर्ग थे। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना। तो काफी सारे दुर्गों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, जिसमें दुर्ग निर्माण के साथ साथ दुर्गों का जीर्णोद्धार भी शामिल है, उसका मरम्मत कार्य, उसका पुनर्निर्माण का कार्य, ये सारी चीजें भी शामिल है। तो अब इसमें हमें प्रमुख रूप से हम सारे 32 दुर्गों का यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो उसके प्रमुख दुर्गों में देखो कौन कौन से दुर्ग हैं। सबसे पहला आपको दुर्ग याद रखना है बसंती दुर्ग, या जिसको बसंतगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। बसंती दुर्ग का निर्माण उसने क्यों करवाया था? कि मेवाड़ का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, हम देखते हैं राजस्थान के क्षेत्र में सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र आता है वो इधर से यहाँ मेवाड़ का क्षेत्र आता है, जिसमें भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला जो क्षेत्र है। इसमें जो पश्चिम दिशा से आक्रमण हो रहे थे, उन पश्चिमी सीमाओं से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए और जो तंग रास्ते थे वहां उनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसने बसंती दुर्ग का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत कार्य करवाया था। ओके, दूसरा आपको याद रखना है अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग का निर्माण उसने क्यों करवाया था? पश्चिमी क्षेत्र से सुरक्षा तो स्थापित हो गई, अब वहां पर केंद्र से शासन स्थापित किया जा सके और अपने बॉर्डर के सीमांत प्रदेशों में सभी जगह सैनिकों को सहायता आसानी से पहुंचाई जा सके। इसके लिए उसने अचलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि अचलगढ़ का निर्माण जो है वह परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, परमार काल में परमार वंश के शासकों के द्वारा। और इसका पुनर्निर्माण जो वह किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा करवाया गया। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अचलगढ़ का दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? आबू में। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो है अगला दुर्ग। आपको तीसरा दुर्ग जो याद रखना है वो है मचान दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मचान दुर्ग। मचान दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया उसने? कि पश्चिमी क्षेत्र में मेर जो जाति है उस मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, कि भाई वो मेवाड़ के साम्राज्य में प्रवेश न कर सके, वहां पर आक्रमण न कर सके, इसलिए मेर जाति के प्रभाव को कम करने के लिए उसने किसका निर्माण करवाया? मचान दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाया, याद रखना है आपको। ठीक है ना। इन दोनों का तो क्या है? जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण है। मचान दुर्ग जो था इसका निर्माण क्यों कराया? मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, जो मेर जाति थी उन मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो तीनों दुर्ग हैं जो भी मैंने आपको बताए, ये तीनों जो दुर्ग हैं, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और मचान दुर्ग, ये तीनों राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर है ये तीनों दुर्ग? कहाँ पर है?
सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो याद रखने हैं वो कौन सा दुर्ग है? सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग याद रखना है जो कि है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो कि उसने, ऐसा कहा जाता है कि उसकी, महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम भी कुंभा देवी था। ठीक है ना, तो उसी की पत्नी की याद में उसने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी, वह क्या याद रखोगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य किया गया, इसकी दीवार जो बनेगी, जो पूरा परकोटा बनाया गया, ये 36 किलोमीटर लंबा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा जो है वह कितना लंबा है? 36 किलोमीटर लंबा। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में चीन की दीवार के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वह कौन सी है? कुंभलगढ़ की दीवार। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है कि चीन की दीवार विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे लंबी दीवार है, और सेकंड नंबर किसकी दीवार मानी जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो पूरा 36 किलोमीटर लंबा है। ओके, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, परकोटा जो है कितना है? 36 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन याद करेंगे विजय स्तंभ का निर्माता। विजय स्तंभ में आपको क्या क्या याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माता कौन था? महाराणा कुंभा। अब क्वेश्चन उठता है कि उसने विजय स्तंभ का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? तो उसने स्मृति में कराया था मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर हमने पढ़ा था 1437 ईस्वी में, उसके साथ में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। राजनीतिक उपलब्धि में पढ़ चुके हैं, और उसी उपलब्धि पर उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ है विजय स्तंभ? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। विजय स्तंभ दिख रहा है आपको, पिक दिख रही है यहाँ पर। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और आपको पता ही है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और इसी के अंदर उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम की विजय प्राप्त करने पर, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने पर। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें टोटल कितनी है? 9 मंजिलें हैं। कितनी है? 9 मंजिला बना हुआ है। दिख रहा है आपको यहाँ पर सारा, यहाँ पर सारी मंजिलें आपको दिख रही है। कंटिन्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9 मंजिल बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना ये 122 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 122 मीटर इसकी ऊंचाई है। 9 मंजिला ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको, जो महत्वपूर्ण चीज इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। किसे? विजय स्तंभ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विजय स्तंभ में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है या उत्कीर्ण है। भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण भी की गई है और स्थापित भी की गई है। मूर्तियां उत्कीर्ण यानी बनाई भी गई है और वह स्थापित भी की गई है। ओके, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। दूसरे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज क्यों कहा जाता है? तो विष्णु ध्वज क्यों कहा जाता है कि इसके प्रवेश द्वार पर, किसके प्रवेश द्वार पर? विजय स्तंभ के प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होने के कारण इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है
कि विजय स्तंभ का भारतीय सेनानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभिनव भारत समिति जो एक क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख संस्था थी, उनके सेनानियों को, वहां के क्रांतिकारियों को इस विजय स्तंभ के नीचे ही शपथ दिलाई गई थी। ठीक है ना। इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। पुलिस की जो हमारी संस्था है उसका भी प्रतीक चिन्ह यही है, हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी यही है। तो विजय स्तंभ जो है वह कुंभा की सबसे महान उपलब्धियों में इसको गिना जाता है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने आज महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।